प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत प्रेम गंगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रेमलता और आज आप सभी सीखने व समझने वाले हैं स्वर संधि का दूसरा भेद यानी गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि या गुण संधि। गुण संधि का सूत्र है आद गुणः। यह संधि सूत्र है। परिभाषा है अवर्ण यानी अ आ से परे ह्रस्व ई दीर्घ ई ह्रस्व उ दीर्घ उ ह्रस्व री दीर्घ री तथा री आने पर पूर्व तथा पर को पर यानी वर्ण को, वर्ण छूट गया है नोट कर लीजिएगा, वर्ण को गुण एकादेश होता है। यहाँ समझिए आप लोग, अवर्ण से क्या मतलब है। अवर्ण से मतलब अ और आ से है। नीचे सब देखिए अ आ और अ आ, ये सब क्या कहलाएगा? अवर्ण। ठीक है। अब कह रहा है परिभाषा के हिसाब से कि अ आ के बाद, परे माने बाद, अ आ के बाद अगर ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो पर और पूर्व दोनों, पूर्व में क्या होगा? या तो अ होगा नहीं तो आ होगा, और पर पे क्या होगा? या तो ह्रस्व ही नहीं तो दीर्घ ही। तो इन दोनों के मिलने से क्या होगा? गुण एकादेश होगा ए, और ये है ए की मात्रा। ठीक है। दूसरा है अ आ के बाद अगर ह्रस्व हुआ है या दीर्घ हुआ है तो दोनों के पर और पूर्व के मिलने के बाद यहाँ गुण एकादेश में होगा ओ, जिसकी मात्रा ऐसे होती है ओ। अ और आ के बाद अगर ह्रस्व ई आए या री आए तो होगा अर। अर को रेफ भी कहते हैं, ऐसे रेफ लगता है जैसे हम लिखते हैं कर्म धर्म पर्व कर्म, ये क्या है? ऊपर वाला आधार, इसे रेफ कहा जाता है। उसके बाद अगर अ या आ के बाद लरी आए तो अल हो जाता है। ठीक है। इस तरह से आपने समझा कि अवर्ण के बाद अगर ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो गुण एकादेश में ए हो जाता है। अ या आ के बाद अगर ह्रस्व उ या दीर्घ उ आए तो गुण एकादेश ओ हो जाएगा। अ और आ के बाद अगर ह्रस्व री और दीर्घ री में से कोई एक आए, ठीक है, इन सब में से जरूर नहीं सब एक साथ आएगा, कोई एक आएगा। अगर अ के आगे ह्रस्व ई आए तो ए हो जाएगा, आ के आगे अगर ह्रस्व ई आए तो भी ए हो जाएगा, अ के आगे अगर ह्रस्व उ आए तो भी ओ हो जाएगा, आ के आगे अगर ह्रस्व उ आए तो भी ओ हो जाएगा। उसी तरह से अ के आगे अगर ह्रस्व री आए तो भी अर, आ के आगे अगर ह्रस्व री आए तो भी अर हो जाता है, और अ या आ के आगे अगर लरी आए तो अल हो जाता है। यह गुण एकादेश है। एक चीज़ और समझ लीजिए आप लोग, जैसे अवर्ण में केवल अ और आ होता है, उसी तरह से ई वर्ण में अगर कहीं आ जाए ई वर्ण तो ई वर्ण में ई वर्ण में ह्रस्व ई और दीर्घ ई हो जाएगा। उसी तरह से अगर उ वर्ण कहे तो उ वर्ण में ह्रस्व उ और दीर्घ उ हो जाएगा। अगर कहे रे वर्ण तो रे वर्ण में ह्रस्व री और दीर्घ री हो जाएगा। तो ये आपको समझ में पहले से होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं।
अब उदाहरण की तरफ। सूत्र क्या है, उदाहरण क्या है। पहला दिया है अ या आ के बाद अगर ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो ए होता है और ये है एक ही मात्रा। पहला उदाहरण है देवधन इंद्रः। देवधन इंद्रः। बच्चे देखिए, आप सब शुरू से ही पढ़े हैं कि जो भी व्यंजन होता है उसमें अ स्वर छिपा होता है। जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें अ स्वर छिपा रहता है। तो पहले शब्द में देखेंगे, पहला शब्द है देव, उसके बाद है इंद्र। तो देव अ आ रहा है ना, तो इस अ को निकालना है। देखिए यहाँ लिखा गया है देव, ठीक है। अब देव में अ है, इसीलिए इसको हलंत लगा करके इसका अ निकाल लिया गया है। देखिए यहाँ पे अ निकाल दिया गया है। और इंद्रह दिया है, इंद्रह में ई को यहाँ उतार लिया गया है और नद्रह को साइड में लिख दिया गया है। और अ और ई, अ धन ई, दोनों को जोड़ने से हो गया है ए, और ए की मात्रा है ऊपर एक मात्रा, ठीक है। अब इसी को कह रहा है कि पूर्व वर्ण और पर वर्ण का गुण एकादेश हो जाता है। तो अ के आगे अगर ह्रस्व ई आया है तो इसका गुण एकादेश हो रहा है ए, ठीक है। सरल शब्दों में आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अ के बाद ई आए तो अ और ई के मिलने से ए हो जाता है, आप जैसे आसानी से समझ सकें। अब यहाँ पर जो देव है अब उसी देव में इस ए की मात्रा को यहाँ लगाना है, आधा न और द्र को यहाँ जोड़ देना है, यहाँ विसर्ग लगा देना है, हो गया देवेंद्र। अ और ई से यह उदाहरण था। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ दिया है देवधन ईशः। देखिए देवधन ईशः में यहाँ देव लिखा गया है, देव में व में हलंत लगा के अ निकाल दिया गया है, यहाँ ईशः के ई को उतार लिया गया है। अच्छा, ये मन में बार बार आएगा कि ये क्यों ऐसा किया जा रहा है। तो ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसकी परिभाषा ही यही है, यही इसके नियम है, सूत्र ही यही है कि जब दो पद, जो पूर्व है वह भी और जो पर है वो भी, पर का पहला यानी अंतिम पद का पहला वर्ण और पूर्व पद का अंतिम वर्ण, तो पूर्व पद देव है, देव का अ, और अंतिम पद ईश है तो इसका ई, अ और ई दोनों को लिया गया है और देखिए इन दोनों के मेल से क्या हुआ है, ए बना है, ठीक है। और आप जानते ही हो कि ए की मात्रा ये होती है। तो यहाँ देव शेष बचा, यहाँ सह शेष बचा, और इसी ए को व में यहाँ लगा देना है। तो जब व में ए की मात्रा लगेगी तो हलंत ऑटोमेटिक हट जाएगा, इसलिए ये शब्द बन जाएगा देवेशः। चलिए एक और उदाहरण से समझते हैं। यहाँ दिया है महाधन इंद्रः। अब महा में आ की मात्रा लगी है तो म और ह में हलंत लगाकर आ निकाल दिया गया है, ठीक है। और इधर से इंद्र में से ई निकाल लिया गया है, दोनों के मेल से हो गया है ए, ये है ए, और ए की मात्रा का होती है ऐसे, ठीक है। इधर मह और ई निकालने के बाद बचा नद्रः। अब शब्द क्या बचा, मह, और इधर बचा नद्रः। जो ए की मात्रा है वह मह में जैसे लगेगा तो म के ह से हलंत हट जाएगा और
नद्रह जोड़ देंगे तो हो जाएगा महेंद्र। तो ये आपका उदाहरण जो था वो था आ प्लस यानी आ धन ह्रस्व ई से। ठीक है। अब अगला उदाहरण है महाधन ईशः। महाधन ईशः, देखिए महाधन ईशः। अभी महा में आ है तो आ निकाल देंगे और यहाँ पहला है ई, दोनों को मिलाएंगे तो होगा ए, और ये क्या है ए की मात्रा है। यहाँ तक समझ गए। अब आपका शेष जो है पद की स्थिति क्या हो गई, मह, यहाँ हलंत हो गया और इधर हो गया शह, यही स्थिति बची ना। यहाँ पर तो वही दिखा रहा है, यहाँ पर मह और सह, अब बीच में है ए, तो ए को हम मात्रा में बदलेंगे। ए को मात्रा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, जब मात्रा में बदलेंगे तो ह से क्या निकल जाएगा, हलंत निकल जाएगा और एक में जोड़ देंगे तो हो जाएगा महेशा। यानी हम ढंग से लिखें तो एक साथ में लिखेंगे महेशा, ऐसे लिखेंगे। तो ये जो आपका एग्जाम्पल था ये आ धन ई से था। आ धन ई के सामने अगर आ के बाद अगर बड़ी ई आए तो भी ये बन जाएगा, यहाँ समझिए। ठीक है। आ के बाद अगर छोटी ई है तो भी ये बना है, आ के बाद अगर बड़ी ई है तो भी, यहाँ देखिए आ के बाद बड़ी ई है तो भी गुणय का आदेश ए ही हुआ है। इसी मंत्र के साथ, इसी सूत्र के साथ आप लोग आगे बढ़ेंगे। अब आगे दिया है जित धन इंद्रियः। इसमें हलंत पहले से नहीं रहेगा, मिस्टेक हो गया है। जित धन इंद्रियः। अब जित के त में क्या है, अ छिपा है, तो यहाँ जित लिख करके, और देखिए जित लिख करके यानी ऐसे लिख करके अ निकाल दिया गया है, यहाँ निकाला गया है। और इधर इंद्रिया में के ई ले लिया गया है, तो अ और ई के मिलने से हो गया है ए, ये है उसकी मात्रा। अब शब्द बचा है इधर बचा है जित और इधर बचा है नंद्रिय। तो दोनों में जब जित के त में ए की मात्रा लगेगी तो हो जाएगा जितेंद्रिय। यानी यह आपका एग्जाम्पल अ धन ई से था, ह्रस्व ई से। अब दूसरा देखते हैं इसमें, सर्वधन ईश्वरः। सर्व के व में क्या है, अ है, और ई में ईश्वरः में बड़ी ई है यानी दीर्घ ई, दोनों को मिलाया गया है तो हो गया है ए मतलब ए की मात्रा। इधर बच गया सर्व ऐसे और इधर बच गया ह्रस्वरः, दोनों में जोड़ दिया गया तो हो गया सर्वेश्वरः। ये भी आपका अ और ह्रस्व ई का उदाहरण है। ठीक है। अ और ई के मिलने से ही यहाँ पर ए हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे। कितने नंबर का उदाहरण है ये, 7वें नंबर का उदाहरण है। कर्मधन इंद्रिय। कर्मधन इंद्रिय में कर्म शब्द में से अ निकल गया है। देखिए जब भी अ निकालेंगे ना या आ निकालेंगे तो ये जो अंतिम वर्ण है इसमें हम क्या लगाएंगे, हलंत। हलंत लगा के अ निकाल दिए। इधर इंद्रिय में से ई को हटा लिए, दोनों के मिलने से हो गया ए। ठीक है, ये है ए की मात्रा। और अब यहाँ कर्म हो गया, इधर नद्रिया हो गया। कर्म में देखिए हलंत है
और इधर आधा न से ऊपर नद्रेहा हो गया। जैसे कर्म की म में ए की मात्रा लगेगी, हलंत हट जाएगा और हो जाएगा दोनों पद मिलने के बाद कर्मेंद्रिय। ठीक है, ये भी आपका अ और ई से उदाहरण था। अब देखिए 8वां नंबर है लता धन ईव। क्या लिखा है? लता धन ईव। लता में आ है, देखिए आ निकाल दिया गया। ईव में ह्रस्व ई है, दोनों के मिलने से ए हो गया है। ए की मात्रा लगा दीजिए। अब यहाँ बच गया ल और त। लत बचा है ना, अब उसी त में ए की मात्रा लगी है तो हो गया लते, और यहाँ व बचा है तो हो गया लतेव। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल आ प्लस यानी आ धन ई से ह्रस्व ई से बना है और बनने से हुआ है गुणा का आदेश क्या हुआ है? ए हो गया है। आगे दिया है छाया धन ईव। छाया धन ईव। छाया के य में भी क्या है? आ है, और ईव में क्या है? ह्रस्व ई है। तो छाया के आ और ईव के ई के मिलने से, यहाँ देखिए आ धन ई के मिलने से ए हो गया है। ठीक है, अब यहाँ छाय शब्द बचा, इधर वह बचा। छाय में हलंत है य में, तो अब य में हलंत है तो जो ए बचा है यानी ए जो गुण एकादेश हुआ है, या ये कहिए कि आ और ई के मिलने से जो ए बना है वह किस में लगेगा? छायेव यानी य में लग जाएगा। और जैसे ही इस य में लगता है ए की मात्रा तो हलंत हट जाता है और शब्द बनता है छायेव। यानी ये आपका उदाहरण आ प्लस ह्रस्व ई यानी आ धन ह्रस्व ई से बना हुआ है। अगला 10वां उदाहरण है परम धन ईश्वरः। परम के म में क्या है? अ है, अ को निकाल दिए। ईश्वरः के पहले में क्या है? दीर्घ ई है, दोनों को निकाल करके जब जोड़ दिए तो हो गया ए, एक की मात्रा। अब इधर बचा परम, इधर बचा स्वर। परम के म में ए को लगा देंगे, हो गया परमेश्वर। ये आपका एग्जाम्पल अदन ह्रस्व ई से था। बच्चों ये ज़रूरी नहीं है कि हमने जो भी उदाहरण इसमें दिया है सिर्फ वही आप समझें। आप इस मेथड को समझ लीजिए, इस विधि को समझ लीजिए। इसी तरह से और सारे भी शब्द आपके समक्ष जब आएंगे तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। जैसे गणेश हो गया, रमेश हो गया, मिथिलेश हो गया। ठीक है, बहुत सारे शब्द होंगे जिसमें ए मात्रा की प्रयोग लगभग होगी। सुरेश, दिनेश, रमेश, महेश, गणेश, ये सारे शब्द किस में आते हैं? ये आपके अ और आ के बाद अगर ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो ये सारे शब्द बनते हैं। तो आप अगर मेथड को या इस विधि को सीखे रहेंगे तो इसके अनुसार आप उसे अच्छे से उसकी संधि भी कर सकते हैं और उसका संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरा गुणक आदेश क्या हो रहा है। दूसरा कह रहा है कि अ और आ के बाद, अ या आ के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ आए तो ओ हो जाता है, और ये है ओ की मात्रा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया है सूर्य धन उदयः। तो सूर्य य में क्या है? अ है, अ निकल गया यहाँ पे। उदय में पहले क्या है? उ है, ह्रस्व उ है। यहाँ ह्रस्व उ और उ को जोड़ दिया गया है तो हो गया है ओ। क्या हुआ है? ओ। अब यहाँ बचा केवल सूर्य और य में होगा हलंत क्योंकि उसमें से अ निकल गया है, और इजा बता दया। अब जैसे ही
सूर्य में ओ की मात्रा लगाएंगे हो जाएगा सूर्योदय। यानी यहाँ से इस हलंत को हटा देना है जब ओ की मात्रा लगाना है तो, और इस दय को जोड़ देना है। हो गया सूर्योदय। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा देखते हैं। महाधन उदय। देखिए ये जो था आपका अ और उ वाला था, यानी अ के आगे ह्रस्व उ आए तो ओ हो जाता है। अब यह एग्जाम्पल है आ के बाद अगर ह्रस्व उ आए तो भी ओ होता है। अब दिया है महाधन उदय, तो महा का आ ले लीजिए, आ उदय का उ ले लीजिए। अब इन दोनों के मिलने से होगा ओ हो जाएगा। जब ओ यहाँ बनेगा तो यहाँ शब्द बच जाएगा मह, और म के ह में हलंत, और इधर हो गया है दया। फिर जो ये ओ की मात्रा है जैसे ही इस ह में लगेगी, मह के ह में, तो हलंत वहाँ से हट जाएगा और हो जाएगा महोदयः। ठीक है, महोदयः। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे एग्जाम्पल की ओर। तीसरा दिया है जन्मधन उत्सवः। देखो जन्म के म में हलंत लगा के अ निकाल दिया गया, और उत्सवः से उ हटा लिया गया, अ और उ को निकाल दिया गया है, यहाँ बच गया ओ। इधर जन्म के म में हलंत और इधर बच गया तस्वः, और जैसे ही ओ लग गया यहाँ पर हो गया जन्मोत्सवः। यहाँ दिया है अगला उदाहरण महाधन उत्सवः। महाधन उत्सवः, मह में से आ निकल गया और उत्सवः का उ ले लिया गया, यहाँ हो गया आ और उ के मिलने से गुणे का आदेश हो गया ओ। तो बच्चों ध्यान देना है, ओ के आगे अगर ह्रस्व उ आए तो, यानी यहाँ पर ह्रस्व उ है, आ के आगे अगर ह्रस्व उ आए तो दोनों ही स्थिति में ओ ही होगा, यानी दोनों ही स्थिति में ओ बनेगा। ठीक है। अब मह में जैसे ही आप ओ लगाएंगे हो जाएगा महो, तस्वः जोड़ देंगे हो जाएगा महोत्सवः। क्लास समझ में आए, यानी पाठ अच्छे से समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके अपनी बात ज़रूर रखें। अब यहाँ दिया है परधन उपकारः। परधन उपकारः, तो पर के र में क्या है अ है, और उपकार का उ है, अ और उ के मिलने से हो गया है ओ। ठीक है। अब यहाँ शब्द बच गया क्या पर के र में हलंत और इधर बच गया पकारः। जैसे ही पर के र में ओ लगा हो गया परोपकारः। ये आपका उदाहरण अ और उ से है, अ धन ह्रस्व उ से। यहाँ दिया है सर्वधन उत्तमः। सर्वधन उत्तमः, ये आपका सर्व में अ है, और यहाँ दिया गया है, और उत्तम का ह्रस्व उ लिया गया है, दोनों के मिलने से हो गया है ओ। सर्व के व में लगेगा ओ की मात्रा सर्वो, और इधर बच गया तमः, हो गया शब्द सर्वोत्तमः। चलिए अब बढ़ते हैं हम सातवें उदाहरण की ओर। सातवां उदाहरण क्या है, यमुना धन उर्मी।
यमुना धन उर्मी, यमुना नदी का नाम है, आप लोगों को पता है। और उर्मी माने होता है तरंग, तरंग या लहर। यमुना के न से आ निकाल लेंगे, न में हलंत लगा के यहाँ आ निकाल दिया गया और उर्मी का बड़ा ऊ यहाँ ले लिया गया। यानी यह उदाहरण आपका आ और दीर्घ ऊ से है। ठीक है, आ और दीर्घ ऊ के मिलने से क्या होगा, ऊ हो जाएगा। अब यहाँ जमुन, यहाँ रमी, जैसे ओ न में लगा तो हो गया जमुनोर में, यानी यमुनोर में हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपका यह उदाहरण भी है, महाधन उर्मे। क्या है, महाधन उर्मे। अब महा के ह में से आ निकाल लिया गया है और उर्मी का बड़ा ऊ यानी दीर्घ ऊ, दोनों के मिलने से हो गया है ओ। और यहाँ पर बचा है मह और यहाँ बचा है रमी। जैसे मह के ह में ओ लगा दिया गया है तो हो गया है माहौर में। ठीक है, अब नौवां आपका उदाहरण है हित धन उपदेशः। तो हित के तो में क्या है, अ है, और उपदेश के पहले वर्ण में क्या है, ऊ है। दोनों के मिलने से क्या होगा, ओ होगा। अब हित बचा और इधर पदेशः बचा, और दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हितोपदेशः, हितोपदेशः। तो में ओ लग गया, ये हो गया आपका ओ मतलब गुण एकादेश। या आप सरल शब्द में यह कह सकते हैं कि अ और उ के मिलने से ओ बन जाता है। ठीक है, समझना आपको है, आप जिस विधि से समझें। ठीक है, लेकिन जब भी व्याकरण पढ़ा जाता है तो व्याकरण के मेथड से समझना आवश्यक होता है। अब दिया है 10वां नंबर, तदादन उक्तम, यानी तथा के थ में क्या है, आ है, आ यहाँ निकाल लीजिए। उक्तम, उक्तम में ह्रस्व ऊ है, निकल गया, दोनों के निकालने से बनेगा ओ। ओ की मात्रा आप सभी को पता ही है। अब शब्द बच गया है तथधन कतम, और यहाँ हो गया है तथोक्तम। तथोक्तम क्यों हो गया, क्योंकि तथा के थ में जो हलंत था उसमें ओ की मात्रा लग गई, इसलिए हो गया तथोक्तम। तो ये आप लोग ओ के बाद अगर ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए, आ के बाद अगर ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ आए, तो दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही परिस्थिति में ओ हो जाता है। ऐसा आप लोगों को याद रखना है। पुनः एक बार बता दें, जब ओ या आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो गुण एकादेश में ए हो जाता है। अगर ह्रस्व अ या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ आए तो दोनों ही परिस्थिति में ओ बन जाता है, यानी ओ एकादेश होता है। अब आप लोग समझेंगे इसका तीसरा फार्मूला, ह्रस्व अ या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व री या दीर्घ री आए तो वहाँ पर अर बन जाता है या अर एकादेश हो जाता है। चलिए, अब दिया है ग्रीष्म धन ऋतु। ग्रीष्म में आपको पता है कि म में अ छिपा है, अ निकल गया है, और ऋतु में री है।
ऋषि वाला री, इन दोनों के मिलने से क्या होता है, अर होता है, और इस र में हलंत रहता है, यानी अ पूरा रहेगा और र आधा रहेगा, अर होता है। अब देखिए यहाँ अब ग्रीष्म यहाँ है और तू यहाँ बच गया है। क्यों? क्योंकि ग्रीष्म के म का और री का दोनों का मेल हो गया, तो यहाँ हो गया है अर हो गया है। अब यह और हमेशा रेफ के तौर पे लगेगा, इसे ध्यान से समझना है। देखिए ग्रीष्म ऐसे है ना, हलंत लगा है, लेकिन जैसे अर लगेगा तो अ किस में आ जाएगा, म में, और जैसे म में आएगा यहाँ से हलंत हट जाएगा। ठीक है। और इधर जो है तू बचा है, तू हम यहाँ लिखेंगे और ये रेफ कहाँ लिखेंगे, यहाँ, ग्रीष्मर्तु। क्या उच्चारण होगा, ग्रीष्मर्तु। म में अ है और यहाँ है र, और ग्रीष्मर्तु। अब ध्यान से उच्चारण पर ध्यान देंगे, ग्रीष्मर्तु, मर्तु यानी और इसमें जुड़ गया है। अगला उदाहरण क्या है, देवधन ऋषि। अब देखिए देवधन ऋषि, देव हो गया, यहाँ से अ निकल गया, और ऋषि वाला री इधर से, और सिंह बच गया, और इन दोनों के मिलने से हो गया अर, हो गया अर। यहाँ तक समझ में आया? यही चीज़ हम पहले से लिखे हुए भी हैं, उसी को थोड़ा लिख रहे हैं ताकि आप लोग समझ करके उसे लिखें कि ये कैसे लिखा गया है। अब ये अर हो गया ना। अब देखो, जब हम देव में से अ निकाले हैं तो देव हो गया है ऐसे, यानी लंगड़ा, वो में हलंत है। अब जैसे ही इस अर को लगाएंगे तो यहाँ से हलंत हट जाएगा। कहाँ से? वो में से। और ऋषि को लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे शी, क्योंकि सी पहले से ही शेष बचा है, और इस रेफ को हम यहाँ लगा देंगे तो हो जाएगा देवर्षि, देवर्षि। उच्चारण में देखिए देवर्षि। ठीक है, ये हो गया दूसरा उदाहरण। अब बढ़ते हैं तीसरे उदाहरण की ओर। तीसरा क्या है, महाधन ऋषि। अब महा में यानी हो में आ है, और इधर है री से ऋषि, आ और री को मिलाएंगे हो जाएगा और र में हमेशा ध्यान रखना हलंत रहेगा। ठीक है, और ही होगा। अब इधर बच गया मह और इधर बच गया सिंह, यही बचा ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस मह के लिए इस हलंत को हटाएंगे। देखिए अब ये पूरा हो गया, और सी को यहाँ जोड़ देंगे, और इस रेफ को यहाँ लगा देंगे। जैसे इस रेफ को लगाएंगे तो रेफ के अगवा क्या है, अ है, ये अ इस ह में शामिल हो गया, इसलिए ह में से हलंत हट गया। जहाँ भी डाउट लगेगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर अच्छे से समझ में आएगा तो लाइक कीजिएगा। चलिए अब चौथा उदाहरण है सप्तधन ऋषि। तो सप्त के सप्त यानी तो में क्या है, अ है,
और ऋषि के पहले वर्ण में क्या है? ऋ से ऋषि। अब इन दोनों के मिलने से होगा यहाँ पर और, यहाँ केवल बच गया शी है क्योंकि ऋषि है। ठीक है, तो अब देखिए जब तो में से अ निकलता है तो यहाँ केवल बचता है सप्त, और वो भी इसमें हलंत लगा हुआ, और इधर बचता है सी, यही बचता है ना। लेकिन जैसे इस अर को हम लगाएंगे तो क्या होगा? यहाँ से हलंत हट जाएगा और ऐसे इसको जोड़ देंगे और इस रेफ को यहाँ लगा देंगे। रेफ को यहाँ लगाने का मतलब है कि अगले वर्ण में से हलंत हट जाएगा। हलंत हटने का मतलब कि तो में अ जुड़ गया और आधा र शी के ऊपर हो गया, और इसमें सम्मिलित हो गया, संधि हो गया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं वर्षाधन ऋतु। वर्षाधन ऋतु। अब इसमें देखो बेटा, इसमें जो है आ है, वर्षा यानी आ, और आ के बाद है, इसमें ज़्यादातर बच्चों ह्रस्व री ही आएगा, दीर्घ री नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, और आ के बाद अगर री आई है तो होगा अर। अब यहाँ हो गया वर्ष। वर्ष क्यों? क्योंकि ओ इसमें से आ इसमें से निकल गया और इधर बचा तुह। जैसे ही संधि करेंगे तो वर्ष तो पहले से ही है यहाँ पर, ठीक है, और तू यहाँ जोड़ देंगे, लेकिन वर्ष में यहाँ पर हलंत था, और जैसे और जोड़ेंगे, और जब जोड़ेंगे तो इस हलंत को हटा करके और यहाँ रेफ लगा देंगे। वर्षर्तुः शब्द क्या होगा? वर्षर्तु यानी वर्षा ऋतु। समझ में आया ना? कन्फ्यूजन नहीं होना है कि यहाँ पर दो गो रेफ कहाँ से आ गया, क्योंकि वर्षा में पहले से ही एक रेफ है। ठीक है, और दूसरा रेफ जो तो के ऊपर है वह गुण एकादेश की वजह से हुआ है। वर्षधन ऋतु। चलिए अब दिया है राजधन ऋषि। राजधन ऋषि अ और रे के मिलने से हुआ है अर, यहाँ बच गया राज, यहाँ बचा है सी, और जैसे ही अर जुड़ा है तो हो गया है राजर्षि। वैसे ही अगला उदाहरण भी है। अगला उदाहरण क्या है? वसंत धन ऋतु। इसमें भी देखो बच्चों, अ है, बसंत के तो में अ है और ऋतु के पहले में री है, और दोनों के मिलने से हो गया है अर। वसंत के त में हलंत, जैसे ही अ यहाँ जुड़ा है हलंत यहाँ से हट गया है और तू जुड़ गया है। वसंत ऋतु, वसंत वसंत ऋतु हो गया ऐसे। अब देखिए अगला उदाहरण क्या है? परम धन रीता। परम धन रीता, ये 8वें नंबर का है। तो परम में देखो मोह में हलंत लगा के ओ निकाल दिया गया और रीता का री निकाल दिया गया, दोनों के मिलने से हो गया अर, और इधर बचा परम, मोह में हलंत हो गया, इधर बच गया तह, और जैसे ही यहाँ पर यही था ना परम, और इधर बचा था तह, लेकिन जैसे अर लगा तो यहाँ से हलंत हट गया और ऐसे जोड़ दिया गया, हो गया परमार्थः।
ठीक है। परमर्तः संधि के साथ साथ विच्छेद पर भी ध्यान देना है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ध्यान देना है। परम धन ऋतः यानी इसमें अ और री का मेल हुआ है, एक आदेश हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शीत धन ऋतु, ऋतुओं से संबंधित ही ज़्यादा बनना है। शीत धन ऋतु, तो शीत के तो में से और ऋतु के री से अर। अब यहाँ शब्द क्या बचा, इधर शीत और इधर तुह, तो शीत धन और धन तुह क्या हो गया, शीत ऋतु। देखो यहाँ पे लिखा है शीत ऋतु। उसी तरह 10वां है अधम धन ऋढ़। अधम के मौ में हलंत लगा के और निकाल दिया गया है, ऋढ़ में से री ले लिया गया है, ड़ इधर साइड में लिख दिया गया है। अधम और ड़ यानी ओ और री के मिलने से अर हो गया है, हो गया है ना। अब नीचे क्या लिख दिया गया है, नीचे लिखा गया है अधमर्णः, अधमर्णः। ऐसे ही आपको समझना है। अब जो दिया है अ और आ के आगे लिरी लगे तो अल हो जाता है। बच्चों एक प्रश्न और पूछता है कि लिरी स्वर दीर्घ स्वर है कि ह्रस्व स्वर है। तो बच्चों आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है कि लिरी हमेशा से ही ह्रस्व स्वर है, यह दीर्घ स्वर नहीं है। चलिए अ के बाद अगर लिरी आए तो अल होता है, या आ के बाद लिरी आए तो भी अल हो जाता है। अब दिया है तव धन लिरिकारः, सूत्र के अनुसार तो में से अ निकल गया है और लिरी को यहाँ ले लिया गया है, दोनों के गुण एकादेश होने पर अल हो गया है। इधर बच गया तव, इधर बचा कारः। तव जो बचा है उसके वो में हलंत लगा है, क्या लगा है, हलंत, जैसे तब ऐसे लिखा है। और उसके बाद है इधर है कारः, अल इसमें जोड़ देना है। तो जब अल जोड़ेंगे तब के वो में ओ आ जाएगा, हलंत हट जाएगा, ये वाला किस में आ जाएगा, वो में, और उसके बाद आधा ल हो जाएगा, और उसके बाद लिख देंगे कारः, हो जाएगा तवल कारः। ऐसे ही आपका मम धन लिकारः, मम धन लिकारः, ठीक है, हो गया है। मम का मौन में से अ निकला है और इधर लिरी ले लिए हैं, अ और लिरी के मेल से हो गया है अल, और यहाँ शब्द बन गया है ममलकारः। चलिए कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है, उसे आप लोग समझते चलें। ये आप लोग को आसान रहता है कि विच्छेद इससे आप आसानी से कर सकें। इधर का जो हम लिखते हैं कि आप उसे आसानी से विच्छेद को समझ सकें। दिया है गज धन इंद्र, हो गया है गजेंद्र, लेकिन यहाँ पहले संधि विच्छेद एकदम आसानी से हो जाएगा क्योंकि गज में ओ है और ह्रस्व ई है। भारत धन इंदु, भारतेंदु, ह्रस्व अ और ह्रस्व ई के मेल से ए हुआ है। उपधन इंद्र, उपेंद्र, यानी अ और ह्रस्व ई के मेल से ए गुण एकादेश हुआ है। अंत्य धन इष्टि, यहाँ अ और ह्रस्व ई की वजह से ए हुआ है।
ऐसे समझता चलना है और इसका अभ्यास करना है, क्योंकि विद्या अभ्यास से ही आती है। बार बार अभ्यास करेंगे और मेथड को समझ कर, क्योंकि बेटा व्याकरण रटने की चीज़ नहीं है, व्याकरण ध्यान से समझने की चीज़ है। एक बार समझ लोगे, चाहे कोई भी शब्द आएगा तोड़ मरोड़ के आप आसानी से उसकी संधि कर सकते हैं। तो इसलिए रटना कम, समझना ज़्यादा। अब दिया है नर धन ईशः, हो गया है नरेशः। यहाँ देखिए इधर अ है और इधर बड़ी ई है, यानी अ और दीर्घ ई के मेल से ए हुआ है। ज्ञान धन ईशः ज्ञानेशः, अ धन दीर्घ ई से ए हुआ है। गण धन ईशः गणेशः, अ धन दीर्घ ई से ए हुआ है। उपधन इच्छा उपेक्षा, अधन दीर्घ ई से ए हुआ है। प्रधन इच्छा प्रेच्छा, अधन दीर्घ ई से ए हुआ है। उसी तरह से यथा धन इच्छा यथेच्छा, यानी आ और ह्रस्व ई से ए बना है। समझना और पढ़ना ऐसे है कि संधि भी कर सकें, संधि विच्छेद भी, क्योंकि परीक्षा में दोनों तरह से प्रश्न आते हैं। संधि कीजिए, संधि का नाम बताइए, संधि विच्छेद कीजिए। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। रमा धन ईशः रमेशः, आ और दीर्घ ई, ठीक है। यथा धन इष्ट इष्ट होगा, यथा धन इष्ट यथेष्टः, आ और ह्रस्व ई से ए बना है। कमला धन ईशः कमलेशः, आ और दीर्घ ई से ए आदेश हुआ है। ऋषिका धन ईशः ऋषिकेशः, आ धन दीर्घ ई, ठीक है। तो इस तरह से आपने ए वाले जितने थे, यानी ह्रस्व अ या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए, उससे संबंधित ये उदाहरण थे। अब आप देखेंगे कि ह्रस्व अ या दीर्घ आ के बाद अगर ह्रस्व उ या दीर्घ उ आए तो ओ कैसे बनता है। चलिए, दिया है अतिशय धन उक्ति, हो जाएगा शब्द अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति यानी बढ़ा चढ़ा कर कहना। अ धन उ बराबर हो गया है ओ। आनंद धन उत्सवः, शब्द बना है आनंदोत्सवः। यहाँ पर अ और उ के मेल से ओ हो गया है। ज्ञान धन उदयः ज्ञानोदयः, अ और ह्रस्व उ के मेल से ओ हो गया है। अन्य धन उक्ति अन्योक्ति, अ धन उ के मेल से, यानी ह्रस्व उ है, ठीक है। तीनों ही उदाहरण में ह्रस्व अ है और ह्रस्व उ है, ओ बन गया। चलिए, चारों उदाहरण में अब बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर। महाधन उपकार महोपकार, आ धन ओ मिलकर हो गया है ओ। होलिका धन उत्सवः उत्सवः, होलिका धन उत्सवः, आ धन उ के मिलने से हो गया है ओ। चलिए, यथा धन उचित यथोचित, आ धन ह्रस्व उ के मिलने से हो गया है यथोचित। समुद्र धन उर्मी समुद्रोर्मी, अ और बड़ा उ। देखो अब यहाँ पर समझना है, अ के बाद अब दीर्घ उ आ रहा है, तब भी वो ही होगा, ठीक है। गंगाधन उर्मी गंगाधन उर्मी बनेगा शब्द गंगोर्मी,
यहाँ देखिए विच्छेद करेंगे तो होगा गंगा का आ और उर्मी का उ, बनेगा उ। जल धन ऊष्मा, जल ऊष्मा। जल धन ऊर्जा, जल ऊर्जा। उसके बाद है उत्तम धन ऋण, उत्तम उत्तमर्ण, उत्तमर्ण। इसमें अ धन रि बराबर अर हो गया है। रिक्त धन उदरा, रिक्त उदरा। अ धन उ, यहाँ पर ओ हो गया है। सम्मान धन उपाधिम, सम्मानोपाधिम। अ धन उ बराबर ओ हो गया है। तस्य धन ऊपरि, तस्योपरि। अ धन उ, ओ हो गया है। विज्ञान धन उपकरणम, विज्ञानोपकरणम। अ धन उ बराबर ओ हो गया है। आगे आप बढ़कर देखें तो संसार धन उपकारस, उपकार, संसारस्य धन उपकारः, तो यहाँ हो जाएगा संसारस्योपकारः। यहाँ हमारा छूट गया था, आप लोग अच्छे से लिखेंगे। आप कैसे लिखेंगे यहाँ मैं लिखकर बता दे रही हूँ। संसारस्योपकारः, ठीक है, ऐसे लिखेंगे आप। वृद्ध धन उपसेविनः, वृद्धोपसेविनः। व्रत धन उत्सवः, व्रतोत्सवः। इस प्रकार से बच्चों आपने ये सारे उदाहरण को सुना, देखा और समझा। जहाँ कहीं भी डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, पूछिएगा। और अगर क्लास अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आपके घर में अगर कोई छात्र है जो कि 6 में है, 7th 8th 9th 10th 11th 12th में है, चाहे वो हिंदी पढ़ता हो या संस्कृत पढ़ता हो, ये तो दोनों ही विषय के लिए संधि पढ़ी जाती है। आप उसे ज़रूर अभ्यास करने को प्रेरित कीजिए और स्वयं भी प्रेरित होकर इसका अध्ययन कीजिए। जो भी छात्र छात्राएं इसे देख रहे हैं अपने क्लास वर्क की कॉपी में कंप्लीट करें और अपने विषय से संबंधित अध्यापक से काफ़ी जांच कराएं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो थोड़ी लंबी या बड़ी भी हो गई है।